ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम 7 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान समझेंगे। मेरा एक फाइनेंशियल प्लान है जो एक 7 स्टेप पे बेस्ड है, तो उस 7 स्टेप्स को समझेंगे। तो उसमें जो पहली स्टेप है वो है अर्न मोर। आपकी जो ऑपरेशनल इनकम है, जो आपकी एक्टिव इनकम है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। बिना आप एक्टिव इनकम को बढ़ाए हुए किसी भी तरह की पैसिव इनकम से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। एक्टिव इनकम बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए ताकि आपको प्रमोशन मिले, अपने जॉब स्विच करने चाहिए ताकि आपके इंक्रीमेंट्स हो सके, और अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव और जो आप जॉब कर रहे हो या आप फ्यूचर में जिस तरह के फील्ड में काम करना चाहते हो, उससे रिलेटेड साइड हसल करें, राइट? जैसा आपका फ्यूचर प्लान हो उससे रिलेटेड करें, इररिलेवेंट साइड हसल ना करें, राइट? तो इससे आपकी क्या होगी? ऑपरेशनल इनकम बढ़ेगी। सबसे पहली ज़रूरत ये होती है फाइनेंस में कि आपकी ऑपरेशनल इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, राइट? तो ये पहली स्टेप है फाइनेंशियल प्लान की कि आपकी ऑपरेशनल इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। आपको जॉब करो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, और उसमें आप प्रमोशन लो, जॉब चेंज करो, साइड हसल करो, पर आपकी इनकम बढ़े, इस तरह से ध्यान रहो। दूसरा जो स्टेप है वो है, स्टेप नंबर 2 हमारा है सेव 50% इन कैपिटल बैंक। देखो, ये कैपिटल बैंक क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने डिजाइन किया है। एक ऐसा बैंक जो आपका खुद का बैंक है और जिसके जरिए आप अपनी सेविंग्स रखते हो जिसमें, और यहाँ से आप इन्वेस्ट करते हो। हम आगे उसे समझेंगे। तो सेकंड स्टेप है आपको अपना 50% ऑफ इनकम सेव करना है। किसमें? कैपिटल बैंक। अब सवाल है कि हम 50% क्यों सेव करें? सिंपल सी थ्योरी है कि भाई 10% सेव करो। कोई कह रहा है 20 आपकी नीड्स में जाए, 30 आपकी वांट्स में जाए, है ना, लग्जरी में जाए। तो देखो, यहाँ थोड़ा सा है, हम इंडिया में हैं तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़े सा डिफरेंट है। हम किसी यूएस या यूरोप कंट्री के फाइनेंशियल मॉडल को नहीं एक्सेप्ट कर सकते उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी की शादी में खर्चा होता है, परिवार में शादी में बहुत खर्चा होता है, खुद की शादी में खर्चे होते हैं, है ना, या किसी फेस्टिवल पे खर्चा होता है। तो इस तरह के कुछ खर्चे होते हैं जो यूरोप या किसी यूएस के व्यक्ति के नहीं होते, तो हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो डेली नीड है वो 50% में पूरी करनी है, और जो अदर पैसा वो हमें 50% सेव करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है 50% हमारा पूरा ही इन्वेस्ट हो। 50% में से कुछ पैसे हमारे दूसरे नीड्स के लिए जाएंगे। तो इसलिए हमें 10% सेव करने से काम नहीं चलेगा, या 30% से नहीं चलेगा, 50% ही सेव करना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल है कि भाई 50% सेव कैसे करें, क्या ये पॉसिबल है? तो देखो, सिंपल है। जैसे मान लो आपकी सैलरी है 25,000, राइट, और आपके मंथली एक्सपेंस है 15,000। तो इसका मतलब ये तो 50% से ज़्यादा हो गया। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी सैलरी को बढ़ा के 30,000 करो, या अपने एक्सपेंस को बढ़ा के 12.5 के करो, या फिर आप बीच का तरीका अपना सकते हो। थोड़ी आपकी सैलरी बढ़ गई, जैसे मान लो आपने सैलरी को बढ़ा के 28 कर लिया, एक्सपेंसेज को 15 से कम करके आपने 14 कर लिया। दोनों तरफ आपको बैलेंस करना है। यानी आप अपने रूटीन खर्चों में केवल आप अपना 50% खर्च करोगे और 50% सेव करोगे। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट स्टेप पॉसिबल नहीं है, ये सेकंड स्टेप, तो आपको वापस पीछे जाना चाहिए और फर्स्ट स्टेप पे ध्यान देना चाहिए। अर्न मोर, ज़्यादा कमाओ। अगर आपको ज़्यादा कमाई नहीं मिल रही, इसका मतलब आपके पास स्किल नहीं है, स्किल बढ़ाओ। आपको लगता है आपके स्किल अच्छे हैं पर आपको उस जगह ज़्यादा पेमेंट नहीं मिल रहा, तो आप अपनी जॉब चेंज करो। आपको लग रहा है कि आपके फील्ड में मंदी है, तो हो सकता है आप साइड हसल करो, एक्स्ट्रा काम करो, पर आप अर्न मोर करो। उसके बिना आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। जितने भी लोग बोल रहे हैं कि भाई 2,000 रुपये की एसआईपी से आप करोड़पति हो जाओगे, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है। आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। तो पढ़ते हैं वापस सेकंड स्टेप कि आप अगर ज़्यादा अर्न करोगे तो आराम से 50% सेव कर लोगे। अब बात करते हैं कि ये कैपिटल बैंक क्या है। देखो, कैपिटल बैंक कुछ नहीं है, एक बैंक अकाउंट है जिसको मैं कैपिटल बैंक की तरह यूज करता हूँ। इस अकाउंट में मैं अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करता हूँ, यानी ये अकाउंट मेरी सेविंग को एक्सेप्ट करता है। ये उन पैसों को इन्वेस्ट करता है
और जब मुझे ज़रूरत होती है तब ये मुझे पर्सनल लोन देता है। यानी 3 काम करता है मेरा अकाउंट। मेरी सेविंग को एक्सेप्ट करता है, पैसों को जो एक्सेप्ट किए हुए हैं उनको इन्वेस्ट करता है ताकि ज़्यादा रिटर्न मिले मुझे, और मुझे लोन भी देता है ज़रूरत के हिसाब से। यानी एक बैंक जो काम करता है वो सारे काम ये कर रहा है आपके लिए, आपके बिहाफ़ पे। केवल एक बैंक अकाउंट को ही बैंक की तरह मैं ट्रीट करता हूँ। आप चाहते हो तो मैं कैपिटल बैंक में डिटेल वीडियो बनाऊँगा, इसको एक एक्सेल शीट के ज़रिए मैं मैनेज करता हूँ, है ना? लगभग 1 साल हो गया मैं इसके ज़रिए मेरी सारे फाइनेंस को मैनेज करता हूँ। जो भी फंड है उसको इस तरह से मैनेज करता हूँ, तो जो मुझे ध्यान रहता है कि कहाँ मेरा पैसा है, किस तरह से वो यूज़ हो रहा है। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 3rd स्टेप पे। तो 7 स्टेप फाइनेंशियल प्लान की जो 3rd स्टेप है वो है बाई टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस। आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस खरीदनी चाहिए। मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस, एंडोनमेंट प्लान्स जो होते हैं वो सारे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अब आप टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस अपने बजट के अनुसार ले सकते हो। मान लो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, एक नॉर्मल 20-25 हज़ार की सैलरी है, तो आपको बहुत बड़े 1 करोड़ वाले जो उनकी मनी मिलती है मैच्योरिटी अमाउंट उस तरह की नहीं चाहिए, है ना? बेनिफिट्स 1 करोड़ वैसे नहीं, आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, जैसे पीएमजेजेवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें लगभग 450-500 रुपए के आसपास का प्रीमियम होता है 1 ईयर का, और 2 लाख रुपीज़ का आपका कवर है। तो ये एक अच्छी स्कीम है ना? और आपके पास मान लो ज़्यादा पैसे हैं तो आप इस तरह की दूसरी प्राइवेट बैंक्स के ज़रिए भी ले सकते हो, जो आपको एक्स्ट्रा भी दे दे, है ना? दूसरी है पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें 20 रुपीज़ का प्रीमियम है, जिसमें आपको 2 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस मिलता है अगर रोड एक्सीडेंट में आपकी डेथ हो जाती है, और अगर डेथ नहीं होती, डिसेबिलिटी हो जाती है तो 1 लाख। इसका मतलब अगर किसी आदमी के पास ये दोनों है और रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है तो 4 लाख रुपीज़ मिल जाएँगे, तो ठीक है। और मान लो वो डिसेबल हो गया तो 1 लाख ये मिल जाएँगे। एक ये है पीएमजेएवाई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें लगभग 800 रुपए के आसपास का फैमिली का होता है, और एक फैमिली के उस 1 ईयर में आपके 5 लाख रुपीज़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है। तो अगर आप और कोई इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो या बहुत ज़्यादा है, तो आप ये इंश्योरेंस ट्राई कर सकते हो, जो आपको रिटर्न भी इस हिसाब से दे सकती है, प्रॉब्लम हो। और प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मान लो आपके 800 रुपीज़ इसके लग गए जेवाई के, 500 इसके लगे, बीस लगे, मान लेते हैं कि भाई 1200-1300 रुपये साल के लगे, और आपको कुछ भी नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, 1200-1300 रुपये में ठीक है। और कुछ हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपके पास हो जाएगी, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, और बहुत महंगे प्लान भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल हो और आपकी मान लो इनकम बहुत ज़्यादा है तो उसके रेशियो में आप ये प्लान ले सकते हो। तो ये 3rd स्टेप। 4th स्टेप क्या है? 4th स्टेप है लर्न एंड इन्वेस्ट। आपको इन्वेस्ट करना है, जो आप अपना 50% सेव कर रहे हो कैपिटल बैंक में, उसको आपको इन्वेस्ट करना है। पर इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले लर्न करना है, बिना लर्न किए हुए इन्वेस्ट नहीं करना। इन्वेस्टिंग के लिए मेरा जो फेवरेट ऑप्शन है वो ईटीएफ्स है। पर मैं किसी को अगर सजेस्ट करूँ कि भाई कौन से कर सकते हो, तो आप ईटीएफ ट्राई कर सकते हो, इंडेक्स फंड या एक्टिव म्यूचुअल फंड। आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना, सिंपली आपको ईटीएफ, इंडेक्स या एक्टिव म्यूचुअल फंड के जरिए ही करना है। ईटीएफ में अच्छा है, वहाँ आप ट्रेड कर सकते हो, आप अच्छे स्किल्स सीखो। जैसे मेरी खुद की 2 मेथड सुपर सोप एंड सुपर एसआईपी, जिनसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, और इस हिसाब से कि मैं मेरी सारी चीज़ें इससे मैनेज कर सकूँ और अच्छा खासा है। मैं एक रिटर्न का टारगेट रखता हूँ कि भाई मुझे 26% तक का रिटर्न मिले, और आराम से इस तरह का अभी तक तो समझ में आ रहा है कि इस तरह से मैनेज हो जाएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये चीज़ है। तो आपकी 4th स्टेप है, आपको लर्न करना है और उसके बाद इन्वेस्ट करना है। बिना लर्न किए हुए आपको इन्वेस्ट नहीं करना। आपके पैसे जो आपने वहाँ सेव किए थे वो वहाँ रह जाएँगे। आप और भी कुछ ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, आप ज़्यादा ईज़ी रखो तो आरडी और एफडी ट्राई कर सकते हो, मैंने भी ट्राई किए हैं। अभी फ़िलहाल मैं इनको बंद करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं केवल और केवल एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता हूँ या इन्वेस्ट करता हूँ, वो है ईटीएफ, राइट? फिर हम समझते हैं हमारी 5वीं स्टेप। देखो, अब आपने कहा आपने 50% आपके पैसे कैपिटल बैंक में रख दिए,
और 50% में खर्चा चलाना है, तो आपको हो सकता है डेली रूटीन, जैसे मान लो आपको रेंट देना है, खाने का, कपड़े का, है ना, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें तो आपकी निकल रही है। पर आपके पास कुछ बड़े गैजेट्स खरीदने हैं जो 10-15 हज़ार रुपए का है, कोई फंक्शन या मैरिज है, कोई वेकेशन पे जाना है, तो उस दौरान आपके पास इतने रुपए नहीं होंगे कि आप 50% सेव कर लो, प्लस ये चीज़ भी कर लो। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा सिस्टम रखा है कि आपको एक पर्सनल लोन लेना है 80% की 18% की रेट पर। 18% की रेट पे पर्सनल लोन किससे लेना है? किसी बैंक से नहीं लेना, किसी ऐप से नहीं लेना, अपने खुद के ही कैपिटल बैंक से लेना है ना? सिंपल इंस्टॉलमेंट में उसको जमा करा दो। जैसे मान लो आपने 15,000 रुपए का लोन लिया, राइट, और 18% की रेट में लगभग ये 18 किस्तें हो गई, 18,000 रुपये, 1,000 की। तो आपने क्या किया, एक साथ 15,000 रुपये आप देते तो आपका क्या होता, उस महीने का 50% सेविंग आपको हो सकता है रोकना पड़ता। फिर अगले महीने आपके पास कोई और चीज़ खरीदने के लिए होता, तो उस अगले महीने भी आप अपना 50% सेविंग नहीं करते और धीरे-धीरे आप अपना सेविंग करना बंद कर देते। उसके बजाय क्या हुआ, आपने सेविंग की, पर उसी के बजाय आपको जब कुछ खरीदना था, तो आपने लोन ले लिया। जैसे मान लो 15,000 का लोन लिया और ये लोन आप नेक्स्ट 18 मंथ में वापस रिटर्न करने वाले हो, तो हर महीने में आपका जो एक्सपेंस है, 50% जो आप इनकम में से एक्सपेंस करते हो, उसमें से ही 1-1 हज़ार रुपये आराम से निकल जाएँगे। और साथ में आपको ये ध्यान भी रहेगा कि आप नया भी कोई खर्चा नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है पहले वाले 1000 आपके जा रहे हैं। और मान लो आपको लगा कि थोड़ी इनकम बढ़ गई, अब आपकी सेविंग 50% के बाद भी कुछ बच रहे हैं, तो वो अपने और कोई चीज़ खरीद ली, तो फिर मान लो उसकी 500,000 रुपए की और इंस्टॉलमेंट आप देने लग गए, तो आपके पैसे जो आपने इंस्टॉलमेंट के रूप में अपने आप को वापस लौटा रहे हो अपने कैपिटल बैंक को, वो भी आपके 18% रिटर्न दे रहे हैं, प्लस आपकी सेविंग बढ़ रही है और आपकी जो कंटिन्यूस सेविंग की आदत है, वो आपके किसी अचानक खर्चे होने वाले गैजेट, मैरिज, फंक्शन, इनकी वजह से रुकेगी भी नहीं और वो कंटिन्यूस चलती रहेगी, तो एक डिसिप्लिन रहता है। नेक्स्ट, कभी-कभी आपको कुछ लोन्स चाहिए होते हैं, कुछ अमाउंट चाहिए, जैसे इमरजेंसी है या कुछ आपके लाइफ गोल है, जैसे आपको घर खरीदना था, कार खरीदना है, बच्चों के पढ़ाई या मैरिज के लिए, तब आपका मैंने यहाँ पे अगले स्टेप में रखा है ज़ीरो कॉस्ट लोन। यानी ये लोन ऐसा है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ऐड नहीं करना, बस आपको एक छोटी ईएमआई के रूप में वापस से लौटाते रहना है। जैसे मान लो इमरजेंसी हो गई और आपने 50,000 रुपये अपने कैपिटल बैंक से निकाल लिए, राइट? तो कैपिटल बैंक अकाउंट से आपने 50,000 रुपये निकाले, फिर आपने ये सोचा कि भाई 2-2 हज़ार रुपये की 25 महीने तक मैं इसकी इंस्टॉलमेंट कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। आपको मान लो घर खरीदना था, उस समय आपने एक लंबे टाइम के बाद में 10 लाख रुपए अपने कैपिटल बैंक से निकाल लिए, तो आपने ये सोचा कि मैं 20-20 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट कर दूंगा, क्योंकि तब तक आपकी सैलरी बढ़ चुकी होगी या बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे रहेंगे। तो इस तरह से ये 6th स्टेप हो गई। 7th जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ है मिनी रिटायरमेंट विथ पेंशन। क्योंकि एक आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर्ड अर्ली। मेरे को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सही नहीं लगा, स्पेशली इंडिया के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, राइट? तो ऐसे में आप कंप्लीटली रिटायर नहीं हो सकते एक सर्टेन मनी के साथ। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट रिटायरमेंट नहीं लेना। दूसरी रिटायरमेंट में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप रिटायर होके क्या करोगे, अपनी कोई हॉबी पैशन फॉलो करोगे? ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ हॉबी और पैशन फॉलो करने के लिए फंक्शंस और मैरिजेज रहती है, जहाँ पे आप एंजॉय करते हो कंटिन्यूस मैनर में। तो उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक मिनी रिटायरमेंट लेते हो। मिनी रिटायरमेंट का मतलब हुआ, जैसे मान लो आप 6 to 7 आवर्स की कोई जॉब कर रहे हो या 8 आवर की जॉब कर रहे हो, तो आप उसको कम करके 4 आवर की जॉब कर दी, राइट? आप उसी कंपनी में कर रहे हो या दूसरी कंपनी में कर रहे हो या कोई छोटी कंपनी में स्विच कर गए, छोटे फील्ड में आ गए, जहाँ पे आपके वर्किंग आवर्स कम हो गए, तो डेफिनेट सी बात है, अगर मान लो आपकी रिटायरमेंट के टाइम एज थी सैलरी थी 50K और आपने टाइमिंग हाफ कर दिया, तो हो सकता है वो 30K हो गई। तो आपके जो बचे हुए 20K हैं, उसमें से ना आप क्या कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट से एक SWP स्टार्ट कर सकते हो, जो वो आपको कभी वापस रिटर्न नहीं करनी है, ताकि आपके 50K भी हो जाए और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बचे इंजॉय करने के लिए, राइट? तो मैं कंप्लीट रिटायरमेंट के पक्ष में नहीं हूँ,
फायर के कॉन्सेप्ट के पक्ष में नहीं हूँ, मैं पक्ष हूँ मिनी रिटायरमेंट विथ पेंशन। तो आप अपने वर्किंग आवर्स को कम कर दो, है ना? और उसके साथ साथ आप एक SWP कर लो जहाँ से आपको रेस्ट मिले। तो ये मेरा प्लान है, मेरा फाइनेंशियल प्लान है 7 स्टेप। अब मैंने इसमें कितने लेवल्स पूरे कर लिए, तो ये मैं कह सकता हूँ कि अर्न मोड पे मैं अभी काम स्टार्ट करने लगा हूँ। सेकंड वाला स्टेप मेरा पहले चल रहा था। कैपिटल बैंक पे मेरी टेस्टिंग चल रही है जिसपे मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैंने एक टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं, है ना? ये मेरे 2 इंश्योरेंस है, ये वाला भी मैं लेने का प्लान कर रहा हूँ। इसके अलावा लर्न एंड इन्वेस्ट भी चल रहा है और मैंने पर्सनल लोन लिए, उनको भी मैंने टेस्ट किया कि ये किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ। अभी आगे के ये 6th और 7th स्टेप पे मैं नहीं हूँ। तो फर्स्ट स्टेप पे मैं स्पेशली अब काम कर रहा हूँ कि अर्न मोर के स्किल पे। बाकी सेकंड स्टेप अभी थोड़ा-सा मैनेज होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप अच्छा होगा तभी सेकंड होगा। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में टेस्टिंग है कि सही चल रहा है, मैनेज हो पा रहा है। 6 और 7 बाद में ही होंगे, अभी हो नहीं सकते। आपको पता है ये इमरजेंसी जब होगी तभी होगी, ये कोई ज़रूरत नहीं है, होनी ही चाहिए, है ना? और इन स्टेज पे भी मैं नहीं हूँ। तो इस हिसाब से ये मेरा 7 स्टेप प्लान है। आप बताइए कि मेरा ये 7 स्टेप फाइनेंशियल प्लान आपको कैसे लगा? और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।